एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्लस 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। और आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारे यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड, सेकंड है फ्लेक्सिबल। नाम ही सुजेस्ट करता है वो फॉरेन एक्सचेंज जो फिक्स्ड रहता है उसी को फिक्स्ड बोलते हैं। और इसको फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सेटिस्फाई कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट। और एक बार ये गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है तो इसमें क्या रहती है? काफी टाइम की स्टेबिलिटी रहती है। चेंजेस में थोड़ी थोड़ी देर बाद एकदम से जेंटली कंटिन्यूसली नहीं की जाती। और जो गवर्नमेंट ये रेट ऑफ डिसाइड करती है ये दो बेसिस पे करती है। एक गोल्ड स्टैंडर्ड के बेस पे, दूसरी है ब्रिटेन वुड। अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड रेट की बात करें, टू कंट्रीज का, इसमें हमने मेनली फिक्स क्या करना होता है? एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि हमारे अगर हमने किसी कंट्री का $1 किसी भी एक पाउंड परचेज करना है तो उसके रिगार्डिंग हमें कितने रुपीस क्या करने पड़ेंगे? स्पेंड करने पड़ेंगे। इसका जो मेन बेसिस है वो क्या है? गोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं? टू कंट्रीज के हम गोल्ड को क्या रेट को क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। जैसे देखो, हमारे यूएसए में $1 का सपोज करो एक्सचेंज रेट गोल्ड जो 100 ग्राम जो डॉलर है यूएसए में वो कितने रुपीस का है? दैट इज $10। लेकिन हमारे इंडिया में वही अगर हम गोल्ड की बात करें, 100 ग्राम गोल्ड की बात करें तो वो कितने रुपीस का पड़ता है? हमें 1000 का पड़ता है। ये हम क्या ले रहे हैं? जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। वैसे जब हम 10th में ओकेशंस को क्या करते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों साइड्स पे 100 ग्राम क्या हो गया? सेम। तो हमारा जो $10 की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी? 1000 के इक्वल। 0 0 क्या हो गया? कैंसिल। मतलब $1 की प्राइस कितने के इक्वल टू आ गई? ₹100। ऐसे ही बेस पे हम क्या करते हैं? इसका एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। और स्पेशल यहाँ पे कि किसका ये बेस पे होता है? गोल्ड। तो हम इसकी यहाँ पे किसकी वैल्यू ले लेते हैं? गोल्ड की वैल्यू ले लेते हैं। उसके अलावा जिस मेथड से एट द एंड हमारा जो एक्सचेंज रेट यहाँ पे जैसे $1 की वैल्यू किसके इक्वल आई है? 100 रुपीज के इक्वल आई है। तो इसको किस नाम से जानता जाता है? या तो मिंट पार्ट या मिंट पार्टी एक्सचेंज रेट के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन ये जो मेथड है ये 1920 से पहले इन द स्टार्टिंग ये मेथड अडॉप्ट करते थे। अब ये हमारी प्रिविलेंट में नहीं है हमारे इंडिया में। सेकंड मेथड कौन सा है? ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स क्या है? ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसमें? यूएसए में हुई थी। और ये मतलब ये स्टार्ट डाउन कब हुआ था? 1944 हुआ था। और इस केस में हमने किसको बेसिस माना था? करेंसी को बेसिस बनाना था। और वो भी कौन सी करेंसी? दैट इज यूएसए की करेंसी इन द फॉर्म ऑफ द डॉलर। जैसे हमने ऊपर वाले केस में गोल्ड वाले में केस में किसको इक्वलाइज किया था? गोल्ड की एक परसेंटेज क्वांटिटी ले ली थी। इस केस में हम किसकी वैल्यू को इक्वलाइजेशन करते हैं? डॉलर के बेस पे। लेकिन उसके बाद एक बार अगर कॉन्फ्रेंस में हमने जो भी एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया तो इसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ किसके रिकमेंडेशन में होगी? IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चाहेगा तो अपने जो एक्सचेंज रेट डिसाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी वो चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज उनकी परमिशन के बिना एक्सचेंज रेट में हम चेंजेस नहीं लगा सकते। और अगर कोई भी हमारे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लेके आ सकते हैं वो IMF ही लेके आ सकता है। और ये स्टार्ट डाउन कब हुआ था? 1944 तक हुआ था। लेकिन इसके कुछ रिजल्ट हमें बहुत अच्छे नहीं मिले। तो एट लास्ट 1977 में इसको क्या कर दिया गया? अबेंडन कर दिया गया, मतलब एबॉलिश कर दिया गया। इसमें इसका सेम मेथड से बस यहाँ पे हमने किसकी प्राइस, यहाँ पे गोल्ड की क्वांटिटी ली थी, यहाँ पे हम क्या लेंगे? डॉलर। जैसे देखो $1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? सपोज करो 1 पाउंड 10 पाउंड के इक्वल है। और इंडिया में $1 की वैल्यू किसके इक्वल है? सपोज करो 1000 के इक्वल है। नियर अबाउट वी कैन टेक 500 के इक्वल है। अगर वैसे जैसे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया था, इसको क्या ले लिया? इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमारे जो डॉलर सेम हो गए। तो इट मींस हमारे पाउंड की वैल्यू कितनी रुपीस होगी? 1 पाउंड किसके इक्वल हो गया? 10 पाउंड किसके इक्वल हो गया? हमारा ₹500 के इक्वल हो गया। तो उसके बाद 1 पाउंड की हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? ₹50 के इक्वल आ गई। ऐसे वैसे इस केस पे क्या किया जाता है? रेट डिसाइड किया जाता है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज एडजस्टमेंट पेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। और वो मेथड जिस केस में
हम किनको इक्वलाइजेशन करते हैं? इक्वलाइजेशन करेंसी की जाती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, उसको क्या बोलते हैं? मिंट पार्टी मेथड। और जिस केस में हम जो है डॉलर की वैल्यू को इक्वल निकाल के कोई भी एक्सचेंज रेट निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पेज। और इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? पेजिंग के प्रोसेस से जाना जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की कुछ मेरिट्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है स्टेबिलिटी, ये कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो उसमें चेंजेस फ्रीक्वेंटली नहीं होते, तो ये कौन सा मेथड हो गया? हमारा स्टेबल मेथड हो गया। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, स्टेबिलिटी होने के कारण एक बार जो एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लिया वो कुछ टाइम तक प्रीविलेंट रहेगा, जिसके कारण हमारा इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंक्रीज होता है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि नेशनल ग्रोथ होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि एक बार जैसे फ्री मार्केट में क्या होता है, जब सब कुछ डिमांड एंड फोर्सेस सप्लाई पे डिपेंड होता है तो नियर अबाउट विद इन द मिनट्स एंड सेकेंड्स डिमांड चेंज होती है, सप्लाई भी चेंज होती है। लेकिन इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं होता, जिसके कारण डिसइक्विलिब्रियम के चांसेस कम होते हैं। और इसके डीमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, एक बार जो हमने सोच लिया उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं ला सकते। सेकंड है ह्यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमें अपने पास ये एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास रिजर्व करके रखना होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये जो भी डिसाइड किया जाता है किसके इंटरवेंशन से डिसाइड किया जाता है? गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से। तो गवर्नमेंट हर एक काम में रूल्स रेगुलेशन में कैसे काम करता है, बहुत ज्यादा क्या होती है? इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट है नीड ऑफ कंट्रोल, फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है कि गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन को भी प्रॉपर मानना पड़ता है, जिसके कारण की कंट्रोल की बहुत ज्यादा क्या होती है? जरूरत होती है। नेक्स्ट मेथड क्या है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कौन सा होता है? जो कि मार्केट में फ्री फ्लो करता है, किसके ऊपर फ्री फ्लो करता है? हमारे मार्केट फोर्सेस के ऊपर फ्री फ्लो करता है। हमारे मार्केट के मेन मार्केट फोर्सेस कौन से होते हैं? ये तो हम जानते ही हैं, डिमांड एंड सप्लाई। वो रेट ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, जो कि फ्रीली डिपेंड करता है ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सेकंड है हमारे पास मैनेज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में क्या होता है? अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? जो फ्री, बिल्कुल ही फ्री क्या करता है? मूव करता है, दैट इज नोन्स टू बी फ्लोटिंग, डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। लास्ट सेशन में हमने देखा था एक टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसी बेस पे जो डिपेंड होता है। ये देखिए हमारे पास टू टाइप ऑफ एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक हमारे पास कहते हैं वाई एक्सिस। ये तो हम जानते हैं, जो हमारी सप्लाई कर्व होती है वो क्या होती है? अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या आता है? एक्सचेंज रेट। और जो नीचे डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के साथ एक दूसरे की इंटरवेंशन करके जो हमें क्वांटिटी डिसाइड होती है, तो ये वो रिजर्व है जो हम इंडिया में मेंटेन करेंगे एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ओवर। दिस इज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसके बाद इसमें क्या होता है? ये ऐसे ही मूव करता है। नेक्स्ट हमारा क्या? मैनेज फ्लोटिंग रेट। अब मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? एक बार इसको हम किसके बेस पे डिसाइड कर लेते हैं? फ्लेक्सिबल। पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है वो किसके बेस पे किया जाता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे। लेकिन इसको बाद आरबीआई इसको अपनी इंटरवेंशन के साथ मैनेज करने के लिए इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है विद इन द सर्टन लिमिट्स, ताकि ना ही तो एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए जिसके साथ हमारी इकोनॉमी के इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाए, ना ही ये बहुत ज्यादा क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन या डिवेल्यूएशन की कंडीशन आ जाए। अगर गवर्नमेंट इसी एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए इसको एक सर्टन लिमिट्स में जो उसने डिसाइड की होती है उसमें इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है थ्रू द हेल्प ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसकी जो डीलिंग की जाती है इंटरनेशनल मार्केट में की जाती है। वी कैन से इट इज द हाइब्रिड, ये क्या है? हाइब्रिड है, दोनों मेथड्स का इसको क्या माना जाता है? कॉम्बिनेशन। किस किस का? एक फ्लेक्सिबल का प्लस फिक्स्ड का। क्यों? पहले जो एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है वो किस मेथड से डिसाइड किया जाता है? फ्लेक्सिबल से। उसके बाद इसमें गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के कारण उसके बिहाफ पे जो आरबीआई इसको क्या करती है? मैनेज कर सकती है विद इन द सर्टेन लिमिट्स। सपोज करो मार्केट में एक बार एक्सचेंज रेट कौन सा डिसाइड हो गया? आर डिसाइड हो गया।
अब गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे वो किसको लेके आए, आरबीआई को लेके आए। आरबीआई को लेने आने के बाद उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया फ्रॉम R टू R1। किस मेथड से, ड्यू टू इंक्रीज इन द, ये क्या हमारे पास पहले डिमांड कितनी थी हमारी OQ, अब डिमांड कितनी होगी OQ1, ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड। डिमांड के क्या करने से, इंक्रीज करने से, उसने डिमांड को इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दूसरी तरफ अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि जे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या बहुत ज्यादा कम है, तो उसने क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, अप टू सम पॉइंट इंक्रीज कर दिया, R1 तक इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण हमारी जो सप्लाई है वो क्या होगी, कम होगी। पहले हमारी सॉरी सप्लाई हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले सप्लाई क्या थी OQ, अब सप्लाई क्या है OQ1। ये अगर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करना है तो उसने डिमांड को क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। अगर उसने सप्लाई को इंक्रीज, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना था, उसने सप्लाई को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इसी वे से आरबीआई डिमांड और सप्लाई में चेंजेस लाके इस रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। जैसे ये देखिए, पहले उसने रेट को इंक्रीज करना था R से R लेके 1, तो उसने नेट इफेक्ट की क्या किया, पहले हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी OQ, ये देखिए अब प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है OQ1, उसने डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इसी वे से आरबीआई क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस ला सकती है। लेकिन जो ये हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज ऑफ रेट है, इसमें कुछ मेरिट्स और इसकी भी कुछ डिमेरिट्स होती हैं। फिक्स्ड की जो मेरिट्स है वो इसकी क्या बन जाती है, डिमेरिट्स, जो उसकी डिमेरिट्स है वो इसकी क्या बन जाती है, मेरिट्स। जैसे सपोज करो अगर हम मेरिट्स देखें, सबसे पहले ये कौन सा मेथड है, सिंपल, इट इज इजी टू बी कैलकुलेट, ये इट इज इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि डायरेक्ट मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड है। और अगर हम देखें हमें कोई भी रिजर्व को क्रिएट करके रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, जिसके कारण गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की भी कोई जरूरत नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की ज्यादा इंटरवेंशन होती नहीं है, तो इसलिए ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं है। जो फ्लेक्सिबल के डीमेरिट्स थी वो इसकी क्या बन गई, मेरिट्स। अगर हम डीमेरिट्स देखें तो इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज क्रिएट नहीं करना पड़ता, उसकी जो भी मेरिट्स है, जैसे कि ये इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, जिसके कारण हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी इंक्रीज नहीं हो पाता, बहुत जल्दी जल्दी इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंजेस आती है, जिसके कारण कोई प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं एक्सचेंज रेट में, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रॉपर वे से फ्लोरिश नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारी नेशनल इनकम भी क्या हो जाती है, उसके मेथड से कम हो जाती है। ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमारी डिमांड एंड सप्लाई में कोई चेंजेस आती है तो उसका हमारा एक्सचेंज रेट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम इनको चार मेथड्स के चार वे से इनको हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात कर रही है फर्स्ट केस में, इंक्रीज इन डिमांड, हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकंड में क्या है, हमारी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसको हम वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, इसको रट्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं। सप्लाई कर्व हमारी अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व हमारी क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हमारा आर पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एक्सचेंज रेट है। अब हम डिमांड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, डिमांड को इंक्रीज करना था, इसमें कौन सा शिफ्ट आ गया, फॉरवर्ड शिफ्ट फ्रॉम D टू D1, जिसके कारण हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम R टू R1, और हमारी जो डिमांड है वो कहाँ इंक्रीज हो चुकी है, OQ से OQ1। ये क्या बोल रहा है, इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज, तो हम सिंपल पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा क्या है, R इज अवर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, Q इज द क्वांटिटी। इस केस में हमारी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड को हम क्या शिफ्ट कर देंगे, बैकवर्ड शिफ्ट फ्रॉम D टू D1। और हमारी डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे हो गया, पहले E था, अब हमारे पास क्या हो चुका है, E1 हो चुका है, जिसके कारण हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया फ्रॉम R टू 1, एंड क्वांटिटी भी हमारी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है फ्रॉम Q टू Q1। जैसे हमने डिमांड का जब इंक्रीज डिक्रीज किया था तो किसमें चेंजेस लाए, डिमांड कर्व में। ऐसे जब हमारी सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज होगा तो हम किसमें चेंज लेके आएंगे, सप्लाई कर्व में। जैसे ये देखिए, ये हमारी क्या है, सप्लाई कर्व, ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व। तो आर हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज रेट, Q इज द क्वांटिटी।
अब जब हमारी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारी सप्लाई कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट फ्रॉम S टू S1, जिसके कारण हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया फ्रॉम R टू R1 एंड क्वांटिटी इंक्रीज होगी फ्रॉम Q टू Q1। अगर हम इस केस में देखें, जिस केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारी इकोनॉमी में कौन सी कंडीशन आ चुकी है, डेप्रिसिएशन की कंडीशन, और यहाँ पे एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो गया, कम, यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन आ गई, एप्रिसिएशन की सिचुएशन। और डेप्रिसिएशन में क्या इंक्रीज होते हैं हमारे इकोनॉमी में, इंपैक्ट में इंपोर्ट, और एप्रिसिएशन में क्या इंक्रीज होते हैं हमारे, सॉरी, डेप्रिसिएशन में क्या इंक्रीज होते हैं हमारे एक्सपोर्ट, और हमारे एप्रिसिएशन में क्या इंक्रीज होते हैं हमारे इंपोर्ट। हम ये लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी हमारे पास, एप्रिसिएशन की, तो हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहे हैं, इंपोर्ट। अब इसके डिक्रीज का यू कैन डू इट ऑन योर ओन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये मार्केट क्या होती है, मार्केट वो प्लेस होती है जिसपे बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं टू द परचेज एंड सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट, वही होगी हमारी फॉरेन मार्केट। अब फॉरेन मार्केट में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट में किसकी डीलिंग करते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंजेस की, फॉरेन रिजर्व की। तो इट मींस वो मार्केट जिसमें बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हैं फॉर द ट्रेडिंग ऑफ देयर फॉरेन करेंसी, ताकि वो एक्सचेंज रेट डिसाइड कर सके कि उनकी करेंसी दूसरी करेंसी के अकॉर्डिंग उनका एक्सचेंज रेट क्या होगा। ये जो होती है ये कोई स्पेशल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये मार्केट क्या होती है, एक तरह की ऑनलाइन मार्केट होती है। ये देखिए, इट इज द नेशनल करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर ट्रेडर इन द वर्ल्ड। हर कंट्री की नेशनल करेंसी का जिसमें ट्रेड किया जाता है विद द बायर एंड सेलर फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके प्रोडक्ट को। वही जगह को क्या बोलते हैं, फॉरेन मार्केट। ये कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट है ट्रांसफर, फर्स्ट हमने करेंसी को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे इंडिया को किसमें कन्वर्ट किया जा सके, यूएसए में, और इंडिया को किसमें किया जा सके, चाइना में, चाइना को किसमें कन्वर्ट किया जाके, करेंसी को यूएसए में। क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, उधार लेना, लोन लेना, जब दूसरी कंट्री को चाहिए होता है ट्रांसफर ऑफ मनी फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस फेज में लोन लेते हैं इन दिस मार्केट। हेजिंग क्या होता है, hedging is the foreign currency in which price is to be for the future contingencies, फ्यूचर की ट्रांजैक्शन करने के लिए, फ्यूचर की ट्रांजैक्शन में आज हमने डील की लेकिन उसकी डिलीवरी कब की जाएगी, फ्यूचर की डेट पे की जाएगी। उन ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उस टर्म को यूज करते हैं हेजिंग। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दो हैं ट्रेडर, एक है ए और एक बी। ए ने बी को बोला, ए ने जो बी से परचेज किए 1 यूनिट्स क्विंटल्स, कहां से, फ्रॉम द यूएसए, उसने गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाई और उसको बोला कि आफ्टर 3 मंथ्स मैं आपको क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। अब ए किसके पास जाता है, फॉरेन कंट्री के, फॉरेन मार्केट के पास, कि मैंने बी को पेमेंट करनी है नियर अबाउट 15 डेज में। इसमें क्या होता है, प्राइस फ्रॉम द करंट डे डिसाइड की जाती है, लेकिन पेमेंट कब की जाती है, इन द फ्यूचर कमिंग टाइम पे की जाती है। सपोज करो इसने लिया और इसको बोला $1 में इसने पेमेंट करनी थी, और $1 की प्राइस कितनी इन्होंने डिसाइड कर ली, 60 रुपीज। फॉरेन मार्केट में जाके इन्होंने बोला कि मैंने जो भी डीलिंग की है उसकी पेमेंट कब करनी है, आफ्टर द 5 मंथ्स, तो 60 रुपीज हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ है। अब आप इसको क्या कर लो, डिनोट कर लो। फ्यूचर में चाहे इस केस में जो डॉलर की प्राइस चाहे 70 रुपीज हो, चाहे 100 रुपीज हो, चाहे 90 रुपीज हो, लेकिन जो ए है वो बी को किस हिसाब से पेमेंट करेगा, 60 रुपीज के हिसाब से करेगा। मींस इट रेफर्स टू कंट्रोल द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज प्राइसेस। जो फॉरेन एक्सचेंज प्राइसेस में जो भी फ्लक्चुएशन आती है उनको रिकवर करने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए क्या बनाया जाता है, हेज बनाया जाता है। फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस कितनी मर्जी हो, लेकिन उसकी पेमेंट किसके हिसाब से की जाएगी, 60 रुपीज के हिसाब से की जाएगी। दिस टर्म इज नोन टू बी द हेजिंग। कई बार ये 1 मार्क्स में आ जाता है। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट, स्पॉट मतलब करंट डेट, वो जिस मार्केट में करंट डेट पे डे टू डे एक्टिविटीज के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस की जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट मार्केट।
इसमें प्राइसेस भी कौन सी ली जाती है, हमारी करंट प्राइस ली जाती है। लेकिन फॉरवर्ड क्या होती है मार्केट, कि वो मार्केट जिसमें हम आज तो डील कर रहे हैं, लेकिन आने वाली टाइम पे हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। मींस इट इज रिलेटेड टू द हेजिंग। It is the market in which price is decided for the forward transaction, incoming transaction, future transaction, ताकि it helps to cover the risk of variation in the foreign exchanges prices। जो भी रिस्क है उसको बियर करने के लिए ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। हेजिंग को हम एक बार फिर से समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। ए और बी में क्या हुई थी, डील हुई थी। डील होने के ए ने बी से कितने यूनिट्स, कितनी गुड्स परचेज की थी, 100 यूनिट्स परचेज की थी। पेमेंट किस फॉर्म में करनी थी, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन रेट पे करनी थी। तो उन्होंने प्राइस कौन सा डिसाइड कर लिया, 60 रुपीज। अब मार्केट में अब उनका एक प्राइस आपस में क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए। अब फ्यूचर की प्राइस जितनी मर्जी इंक्रीज हो डिक्रीज हो, लेकिन वो पेमेंट किस हिसाब से करेगा, 60 रुपीज के हिसाब से करेगा। और ये रिलेटेड किसके साथ होती है, हमारी फॉरवर्ड मार्केट के साथ होती है। फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन के साथ ये क्या होती है, रिलेटेड होती है। दिस इज द अवर होल चैप्टर। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।